आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 345 से। और यह क्वेश्चन आपका साइंस के अंदर दिया गया है। यह क्वेश्चन सोशल साइंस के अंदर भी आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसे इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूं, ये बिल्कुल आप अभी तुरंत ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 345। दिए गए मानचित्र को, यह जो मानचित्र दिया गया है इसकी बात की जा रही है। इस मानचित्र को ध्यान से देखना है और बताना है कि भोपाल हिमालय पर्वत, यहां पर को हटाकर आप इसे से कर लीजिए। भोपाल हिमालय पर्वत से किस दिशा में स्थित है। यदि आपको दिशाओं का प्रॉपर नॉलेज है तो आप इन क्वेश्चनों के जवाब आसानी से दे देंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन समझते हैं, दिशाएं क्या होती है और किस प्रकार से इनको देखा जाता है, समझा जाता है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां पर आप स्थित हैं। तो यहां पर आप यदि हैं तो आपके इस तरफ रहेगी ईस्ट, इस तरफ रहेगी वेस्ट, ऊपर रहेगी नॉर्थ और नीचे रहेगी साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से भोपाल की क्या डायरेक्शन है। तो यहां पर आपका साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये आपका नॉर्थ। चूंकि भारत के उत्तर में हिमालय है, लेकिन हिमालय पर्वत से भोपाल की डायरेक्शन पूछी जा रही है कि भोपाल किस तरफ है। तो हिमालय पर्वत से भोपाल दक्षिण दिशा में रहेगा। तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा आपका साउथ, या जिसे आप दक्षिण भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर, समझ में शायद बात आ गई होगी कि इस जगह, इस पॉइंट से यदि आप देखें तो यह आपका जो भोपाल शहर है यह दक्षिण दिशा में पड़ेगा। अब इसके बाद इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 346, बताइए कि बंगाल की खाड़ी भोपाल के किस दिशा में है। आपको यहां पर बताना है कि बंगाल की जो खाड़ी है वह भोपाल शहर से किस दिशा में स्थित है। तो चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी और भोपाल दोनों की लोकेशन। तो किससे किसको देखना है एक बार और समझ जाइए आप। बंगाल की खाड़ी भोपाल से देखना है, भोपाल से आपको देखना है बंगाल की खाड़ी। तो आप अब जो है डायरेक्शन इसके ऊपर रखेंगे, ये आपकी ईस्ट, ये आपकी वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी साउथ। तो बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी इस दिशा में है। मतलब हम कह सकते हैं कि ईस्ट दिशा में बंगाल की खाड़ी रहेगी, अर्थात पूर्व दिशा में रहेगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 347, क्वेश्चन नंबर 347 है, हिंद महासागर की ओर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना होगा। तो आपको यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अनकंप्लीट दिया गया है, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं भोपाल। भोपाल से हिंद महासागर की ओर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना होगा। चूंकि पिछला क्वेश्चन भोपाल से ही था इसलिए हम भी इसे भोपाल से ही देख लेते हैं। तो भोपाल से हिंद महासागर, यह आपका हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जाने के लिए आपको साउथ दिशा की ओर आना होगा, दक्षिण दिशा की ओर आना होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर आ जाएगा दक्षिण, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 348 है, भोपाल से खंबात की खाड़ी की ओर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा। किस तरफ जाना है, खंबात की खाड़ी की ओर। कहां से जाना है, भोपाल से। तो खंबात की खाड़ी कहां पर दी गई है, यहां पर दी गई है। भोपाल आपका ये है, तो इस डायरेक्शन में आपको भोपाल से जाना होगा। इसका अर्थ है कि आपको वेस्ट में जाना होगा, मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा। तो आपका आंसर पश्चिम आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 349, यह एक अलग क्वेश्चन है। इनमें से किस प्रकार का शौचालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुरक्षित है। यहां पर शौचालय
के ऊपर यह क्वेश्चन बना हुआ है। पानी के बिना सार्वजनिक शौचालय है, तो क्या यह बेहतर शौचालय होगा या फिर पानी के साथ ढका हुआ शौचालय, कवर्ड शौचालय? इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, वह भी पानी के साथ ढका हुआ शौचालय। पानी के बिना ढका हुआ शौचालय यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी के साथ खेत में खुला शौचालय यह नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इस पार्ट में बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 351। यह एक आईएमपी प्रश्न है। ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी से देख लेते हैं, इनका युग्म है। यह क्वेश्चन नेस एग्जाम 2024 का जो शेड्यूल तैयार किया गया है उसके अंदर भी सम्मिलित किया गया है। तो यह आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको उन पक्षियों का समूह बताना है जो हमसे 4 गुना दूर से वस्तुओं को देख लेते हैं, अपने शिकार को देख लेते हैं। तो गिद्ध, बाज और चील। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो गिद्ध होता है, जो बाज होता है, जो चील होती है, ये पहली बात तो आसमान में बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं इस प्रकार से, और ऊंचाई पर उड़ते उड़ते ही जमीन पर अपने शिकार को देख भी लेते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौवा, तोता, चिड़िया ये हमारे आसपास रहने वाले ही पक्षी हैं, इनकी नज़रें हमसे ज़्यादा तेज नहीं होती है। उल्लू, तीतर, चमगादड़ यह भी ऑप्शन गलत है। कबूतर, मोर और गोरैया यह भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 352, यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। बड़े ही ध्यान से इसे समझना और आंसर देना है। सूर्योदय के समय हमारी छाया किस दिशा में बनती है? पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन इस प्रकार का है कि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, बिल्कुल पॉइंट से दिखा रहा हूं कि आप यहाँ पर है और यहाँ से आपका सूर्य उग रहा है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। तो जब सूर्य उदय होगा तब सूर्य की जो किरणें हैं वो इस तरफ से आएगी। तो आपकी छाया किस तरफ बनेगी? आपकी छाया इस तरफ बनेगी। तो ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है ऊपर, और ये आपकी साउथ है। तो वेस्ट डायरेक्शन में आपकी छाया बनेगी। तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा डी वाला, पश्चिम दिशा में। अब क्वेश्चन नंबर 353, यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस वर्ष 2024 की नेस एग्जाम या फिर ओलंपियाड एग्जाम में इसे पूछा जाए। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति मृत सागर में नहीं डूब सकता क्योंकि? क्या कारण है कि कोई भी व्यक्ति मृत सागर के अंदर नहीं डूब सकता, जबकि उसका नाम मृत सागर है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उसमें डूबकर नहीं मर सकता, नहीं डूब सकता? उसका क्या कारण है? मृत सागर के पानी में व्यक्ति का घनत्व कम हो जाता है, या फिर नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को कम कर देती है? तो यह तो बिल्कुल गलत है। जब भी हम नमक मिलाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप पानी में नमक मिलाएंगे तो उसमें पानी का घनत्व नमक के मिलने से बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को बढ़ाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। घनत्व से क्या अर्थ होता है? घनत्व से यह अर्थ होता है कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने यहाँ पर 10 कंचे रखें, 10 कंचे रखें तो यह पास पास रहेंगे, या फिर इस बॉक्स के अंदर मैंने 20 कंचे रखे तो ये पास पास रहेंगे। सेम बॉक्स है, बराबर साइज के हैं, तो यहाँ पर ये पास पास रहेंगे कंचे और यहाँ पर दूर दूर रहेंगे। तो जितने भी पार्टिकल पास पास आएंगे उसका घनत्व उतना बढ़ता चला जाएगा। तो नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है। इसका यह सही आंसर और साइंटिफिक आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 354, यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। नदी पर बांध बनाने, ये एक तर्क का विषय है, ये तर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं इसे आईएमपी कह रहा हूं। आप इसमें तर्क देखिए। नदी पर बांध बनाने से उसके आसपास के गांव को क्या फायदा होगा? आपको यहां पर ऑप्शन देखकर बताना है कि क्या फायदा होगा। कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, नदी पर बांध बना, बांध में पानी इकट्ठा हुआ,
तो कपड़े का उत्पादन का उससे क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन का आंसर गलत है। बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, तो यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए ये आपका डैम है जहां पर काफी सारा पानी इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा गेट बनाकर यहाँ पर टर्मिनल लगाकर और इससे बिजली बनाई जाती है। तो जहाँ भी बांध बनते हैं उनका मेन उद्देश्य वही होता है, बिजली बनाना। और चूंकि पानी वहाँ से बहकर निकल जाता है तो वो फसलों के लिए भी काम आता है, तो आसपास के क्षेत्र को पानी भी मिलता है और बिजली भी मिलती है। कागज का उत्पादन बढ़ेगा, तो इसका कागज से कोई रिलेशन नहीं है। गैसों का उत्पादन बढ़ेगा, गैस का उत्पादन, तो यह भी गलत है। तो बिजली और पानी, ये दो चीजें वहां आसपास रहने वाले लोगों को मिलेगी। विशेषकर पानी, बिजली तो हो सकता है कि दूर भी निकल जाए वहां से बनने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 355, यह भी आईएमपी प्रश्न है। जहां पर थोड़ा भी आईएमपी नहीं होगा मैं उसे बराबर स्किप कर दूंगा। किस जीव से मिट्टी उपजाऊ बनती है? आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 जीवों के नाम है। इनमें से बताना है कि किस जीव के कारण मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। केचुए से, चूहे से, मेंढक से या फिर सांप से? तो इसका सही आंसर आ जाएगा केचुआ। केचुआ जो है मर जाता है मिट्टी के अंदर, उसके बाद वहां पर मिट्टी की उर्वरकता को वह बढ़ा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 356, खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। यहाँ पर आपको 1 वर्ड में ही इसे याद रखना है कि खो खो की टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 12 होती है। जिस प्रकार क्रिकेट की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, खो खो में 12 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 357, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है। यह एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा किस चीज की होती है? क्या उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है? क्या उसमें वसा ज्यादा होता है? क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है? या फिर उसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा प्रोटीन। अंकुरित बीजों के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बाद इसे हम करते हैं स्किप और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 359 पर। यह एक बिल्कुल आईएमपी प्रश्न है, बड़े ही ध्यान से इसे समझ लीजिए। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर विलेयता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको एक बात 1 लाइन में याद रखना है कि किसी भी पदार्थ के विलयन को जब आप गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 360, यहाँ पर यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं नाम, पहले तो आप इन्हें पढ़ लीजिए। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुकेसर, मूलांकुर, स्त्री केसर, ये दिए गए हैं। और प्रश्न को अगेन एक बार समझते हैं कि पुष्प के फूल के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आपको यह बताना है कौन कौन सम्मिलित है पुष्प के भाग में। बाह्यदल पुष्प का पार्ट होता है, पंखुड़ी यह भी पुष्प का भाग होता है, उसके बाद पुकेसर यह भी फूल का पुष्प का भाग होता है। इसके बाद मूलांकुर इसका पार्ट नहीं होता है, स्त्री केसर इसका पार्ट होता है। तो 1, 2, 3 और 5 ये कहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन? 1, 2, 3 और 5, ठीक, 1, 2, 3 और साथ में ये 5। तो आपका ऑप्शन ये सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसे हम करते हैं यहाँ से स्किप
और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 362। क्वेश्चन नंबर 362 यह एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और यह क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों का प्रकाश और हरे वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। तीसरा है ऑक्सीजन निष्कासित करना और आपका डी ऑप्शन है यहां पर उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिस गैस को हम ग्रहण करते हैं। जो हमारे श्वसन तंत्र की प्रमुख गैस है वह है ऑक्सीजन, जिसको लेकर हम जिंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन को पौधे छोड़ते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का वे उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों के द्वारा छोड़ी जाती है और पौधों के द्वारा ली जाती है। इसके बाद पत्तियों का प्रकाश और हरे वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना, यह भी एक करेक्ट बात है। तो कुल मिलाकर ये तीनों पॉइंट सत्य है। इसका अर्थ है कि जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वे सभी सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 363, यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है उस संधि का नाम जो कि सभी दिशाओं में घूम सकती है। हिंज, धुराग्र, कदुक, खलिका संधि या अचल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 364। हम इसे भी आईएमपी क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। वह कौन सा तंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा एवं शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है? आपको उस तंत्र का नाम बताना है जो आपके शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है और शरीर को मजबूती भी प्रदान करता है। क्या वह तंत्र पाचन तंत्र है? क्या वह तंत्र उत्सर्जन तंत्र है? क्या वह तंत्र कंकाल तंत्र है? या फिर वह तंत्र का नाम तंत्रिका तंत्र है? तो जो आपका कंकाल तंत्र होता है, जो आपका हड्डियों का ढांचा होता है, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। इस कंकाल तंत्र के अंदर ही सभी मांसपेशियां, मांस भी इसी में गुथा हुआ रहता है, आपका हार्ट भी इसी के अंदर है और पूरी बॉडी को लपेटकर चलने वाला जो सिस्टम है वह है कंकाल तंत्र। तो आंतरिक भागों को सुरक्षा भी प्रदान करता है और शरीर को मजबूती भी प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से आप मकान बनाते हैं तो अपने छत के अंदर लोहा लगाते हैं, तो लोहा लगाने का कारण यही होता है कि वो सरिया सीमेंट और रेत के साथ चिपक कर उसे मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो हड्डियां होती है उनसे मिलकर कंकाल तंत्र बनता है और वही तंत्र आपके आंतरिक भागों अंगों की सुरक्षा भी करता है और शरीर को मजबूती भी प्रदान करता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 365। क्वेश्चन नंबर 365 भी काफी सारे आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया है। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं और इनका सही मिलान हमें करना है। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़े का किससे संबंध है? तो ऊपरी जो जबड़ा होता है उसका संबंध होता है अचल संधि से। तो यहाँ पर आपका पहले का हो जाएगा तीसरा। और जो पसलियां हैं, ये पसलियां क्या कार्य करती है? ये हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। आपका जो हार्ट होता है उसके आसपास एक हड्डियों का ढांचा होता है जिन्हें आप पसलियां कहते हैं और यही पसलियां आपके हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है, किसी प्रकार की चोट लगने से बचाती है। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका ए वाला, ये हो गया आपका बी वाला। और जो मछली होती है उसके शरीर पर रेखाएं होती है जिन्हें आप धारा रेखीय शरीर भी कहते हैं इन रेखाओं के
कारण। तो मछली जो है धारा रेखी शरीर वाली होती है, उसके ऊपर लाइनिंग बनी होती है, जिसका कारण धारा रेखी शरीर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका सी हो गया। और यहाँ पर एक ही बचता है अचल। अचल मतलब बाहरी कंकाल को कहते हैं, तो यह आपका ऑप्शन डी हो गया। अब आप मिलान कर लीजिए कि आपका ए का हो गया आपका तीसरा, बी का हो गया चौथा, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो ये कहाँ पर दिया गया है? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 368 पे। क्वेश्चन नंबर 368 यह एक आईएमपी प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बड़ा ही तर्कपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर ऐसी जोड़ी देखना है कि जो सही नहीं है। ऊंट से मरुस्थल की जोड़ी क्या सही नहीं है? तो ऊंट और मरुस्थल की जोड़ी बिल्कुल करेक्ट जोड़ी है, क्योंकि ऊंट जो है रेगिस्तानी इलाकों में रहता है और रेगिस्तानी इलाकों को ही हम मरुस्थल कहते हैं। रोगाणु का संबंध क्या हवा से? तो जी हाँ, रोगाणुओं का संबंध हवा से ही होता है। रोगाणु हवा में ही, हवा को माध्यम बनाकर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं। अब इसके बाद ध्रुवीय भालू का संबंध बर्फ से। तो ध्रुवीय भालू जो है वह बर्फ के अंदर या बर्फ के ऊपर ही रहता है, तो यह भी सुमेलित है। व्हेल मछली, व्हेल यहाँ सिर्फ व्हेल लिखा है, आप इसे मछली भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्हेल जो है एक मछली की प्रजाति है। सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली ही होती है और पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ही व्हेल मछली है। तो व्हेल मछली का संबंध क्या नदी से है? जब मैंने कहा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली है, इसका अर्थ है कि यह नदी में तो नहीं रहती है, तो फिर कहाँ रहती है? तो यह फिर रहती है समुद्र में। तो यहाँ पर यह जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो इसके कारण हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 370 एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है, आप इसे मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में रख सकते हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट 2024 के एग्जाम में आपसे ये पूछा भी जाए। यह एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रदीप्त, प्रदीप्त से अर्थ है कि यहाँ पर जलना, बल्ब नहीं जलता है, प्रदीप्त नहीं हो रहा है, तो क्या संभावना हो सकती है? सेल खराब, फिलामेंट का टूटना या फिर कुंजी का बंद होना। तो मान लीजिए कि यह आपका एक बल्ब है, मैं आपको एक परिपथ बनाकर भी दिखाता हूं कि यह आपका एक बल्ब है। इस बल्ब के अंदर यहाँ पर लगता है फिलामेंट, इसे आप कहेंगे फिलामेंट, और इसको इस प्रकार से लाए और यहाँ पर एक आपका स्विच लगा है जिसे आप कहेंगे कुंजी या फिर के, और यहाँ पर एक सेल लगाया आपने, यह आपका प्लस और यह आपका माइनस, और इसे इस प्रकार से जोड़ दिया। यदि आप इस कुंजी को ऑन करेंगे तब यह बल्ब जल जाएगा। तो परिपथ सही है, सही से अर्थ है कि ये वायर कहीं भी टूटे फूटे नहीं है। उस स्थिति में यदि बल्ब नहीं जलता है तो क्या क्या खराब हो सकता है? यहाँ पर सेल भी खराब हो सकता है, बिल्कुल, यदि सेल खराब होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यह ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है। फिलामेंट का टूटना, यदि बल्ब ही खराब है यहाँ से तो भी बल्ब नहीं जलेगा, तो यह भी बात राइट है। तीसरी बात है कि यहाँ सब कुछ सही है, बल्ब भी सही है, आपकी बैटरी, इसका अर्थ सेल भी सही है, और आपकी जो कुंजी है यह खराब है, आपका जो प्लग है वह खराब है, उस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, तो यह भी सही हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो सकती है, जबकि विद्युत परिपथ सही हो और बल्ब ना जले। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 371, क्वेश्चन नंबर 371 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, और विज्ञान में इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको जरूर कंप्लीट भी करना चाहिए। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट दिया गया है इसका अर्थ है पारदर्शी, सेकंड का अर्थ है पारभासी, और थर्ड का अर्थ है अपारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ होता है कि जिसके आर पार आप देख पाए,
कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपकी नज़रें इस तरफ की चीज़ों को भी देख जाए, इस वस्तु को पार कर जाए, वह आपकी पारदर्शी होती है। पारभासी का मतलब होता है कि हल्का हल्का, धुंधला धुंधला, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे इस पार से उस पार, तो हम उसे कहेंगे पारभासी। और अपारदर्शी में इस तरफ का इस तरफ बिल्कुल ही दिखाई ना दे, तो हम उसको कहेंगे, उस वस्तु को अपारदर्शी। अब इस आधार पर आपको यहाँ पर ये दिया गया है ऑप्शन ABCD, इसमें से चयन करना है। तो जो आपका कॉलम 1, कॉलम 1, यहाँ पर 1 का अर्थ है कि पारदर्शी, ठीक है। तो इसमें देखो आप पारदर्शी कौन कौन है। तेल लगा कागज, क्या आप तेल लगे कागज के आर पार देख सकते हैं? तो जी नहीं, आप तेल लगे कागज के आर पार नहीं देख सकते हैं। पारभासी हवा नहीं होती है, अपारदर्शी बटर पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है कांच, क्या आप कांच के आर पार देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। घिसा हुआ कांच, अब इसमें इसको मिलान करना है। घिसा हुआ कांच के बाहर आप देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते हैं, तो यह भी राइट होता है। और लकड़ी के आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, लकड़ी जो है अपारदर्शी होती है, तो यह भी राइट है। इसका अर्थ है कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप सी ऑप्शन को देखें, मोम लगा कागज, मोम लगा कागज जो है पारदर्शी नहीं होता है। दर्पण, यह पारदर्शी नहीं होता है, दर्पण के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। दर्पण के आर पार यदि देखते हैं तो आपको दर्पण में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार आपको ऑप्शनों को चेक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 372। इसके बाद वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर IMP क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसे बड़े ही ध्यान से समझना है। किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? कोई भी मैग्नेट है, चुंबक है, उसका चुंबकत्व किन परिस्थितियों में नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा? उसकी जो चुंबक की प्रवृत्ति है लोहे को आकर्षित करने की, चुंबक से चुंबक को आकर्षित करने की, उसको विकर्षित करने की, वह पावर उसकी खत्म नहीं होगी। किन परिस्थितियों में ऐसा होगा आपको यह बताना है। यदि आप चुंबक को गर्म करें तो क्या ऐसा नहीं होगा? या फिर यदि आप चुंबक को पीटें, जमीन पे फेंकें तो ऐसा नहीं होगा? या फिर ऊंचाई से गिराने पर, या फिर दो भागों में तोड़ने पर? तो यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा, दो भागों में तोड़ने पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। यदि आप गर्म करेंगे तो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, वह अपनी पावर खो देगा। यदि आप उसे जोर जोर से पीटेंगे तो भी चुंबक का पावर चला जाएगा। यदि आप ऊंचाई से उसे गिरा देंगे, इसका अर्थ है कि उसे पीटा है आपने, तो भी आपका यहाँ पर चुंबक का चुंबकत्व या उसका पावर खत्म हो जाएगा। और दो भागों में तोड़ने पर, मान लीजिए यह कोई ऐसा चुंबक है, मैग्नेट है, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। आपने इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इस प्रकार के दो छोटे छोटे चुंबक बन जाएंगे। इन दो छोटे छोटे चुंबकों में यहाँ पर N और यहाँ पर S, यहाँ पर N और यहाँ पर S आपको देखने को मिलेगा। जहाँ से ये टूटा है वहाँ ऑटोमेटिक दो ध्रुव जन्म ले लेते हैं, यहाँ पर दो ध्रुव बन जाते हैं। तो जब जब आप चुंबक को तोड़ेंगे अपने आप ही वह ध्रुव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो भागों में तोड़ने पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 374, क्वेश्चन नंबर 374 है, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति होगी। आपको यहाँ पर बताना है कि जो परेड होती है सिपाहियों की मैदान में, उसमें जो मार्च पास्ट होती है उस समय उसकी जो गति होती है वह कैसे गति होगी? वर्तुल गति होगी, आवृत्ति गति होगी, सरल रेखीय गति होगी, या फिर वृत्तीय गति होगी? तो आपने देखा होगा कि जो मार्च पास्ट होती है वह बिल्कुल सीधा चलता है सैनिक, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे सीधे ही वह चलता है। और सीधे चलने वाली जो गति है वह आपकी सरल रेखीय गति
कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 375, निम्नलिखित उदाहरणों में आवर्ती गति के उदाहरण नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि आवर्ती गति के उदाहरण कौन से नहीं है। पंखे की गति, सितार की डोरियों की गति, झूला झूलते बच्चों की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो इस प्रकार से जो गति होती है, इस तरफ आना, इस तरफ जाना, इस तरफ आना, इस तरफ जाना, इस प्रकार से वह गति आपकी आवर्ती गति होती है। तो यहाँ पर देखते हैं पंखा क्या ऐसा घूमता है, पंखा तो एक बार रोटेशन पकड़ लिया तो इस प्रकार से घूमता ही रहता है, यह इस प्रकार से आता जाता नहीं है। सितार की डोरियां यह इस प्रकार से इस तरफ जाती है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ। और झूला झूलते बच्चों की गति यह भी इस प्रकार से होती है, एक बार झूला इधर जाता है फिर इधर जाता है। घड़ी के पेंडुलम वह भी इस प्रकार से चलता है। तो ये और ये तीनों गतियां तो होती है, लेकिन पंखे की जो गति है वह आवर्ती गति नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 375 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आज के पार्ट का हम यहाँ पर एंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 376 पर। 376 है, छाया की आकृति निर्भर करती है। कोई भी शैडो बनती है, छाया बनती है, उसकी जो आकृति होती है, मतलब कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, यह किस बात पर निर्भर करेगी? वस्तु के आकार पर बिल्कुल करेगी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी उसकी छाया भी स्वाभाविक सी बात है बड़ी बनेगी। प्रकाश स्रोत की स्थिति यह भी डिपेंड करता है कि जो आपके ऊपर लाइट गिर रही है, वस्तु के ऊपर लाइट गिर रही है, उसकी स्थिति कैसी है। और नंबर 3, प्रकाश के स्रोत के रंग पर भी निर्भर करता है। कुछ रंगों की छाया नहीं बनती है और कुछ रंगों से छाया बनती है। तो यहाँ पर आपके 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसका अर्थ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 377 से कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इतना पार्ट बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको यह वीडियो बेहतर लगा, तो आप वीडियो को पहले तो बेहतर के लिए लाइक कीजिए, और आप यदि चैनल के साथ नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। ओलंपियाड और नेस एग्ज़ाम के समस्त सब्जेक्ट के कंटेंट आपको प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ सी मोर, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो सभी के लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।